नमस्कार दोस्तों। टॉपिक चल रहा है हमारा कैपिटल बजटिंग और इसमें हम दो टेक्निक यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा हमारा पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड टेक्निक के अंदर हमने फर्दर उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक्स दूर करे और उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए अपन ने दो वर्किंग यहाँ पर करी थी। एक तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, यानी सारे कैश फ्लोज कंसिडर नहीं हो रहे थे तो हमने पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर डिटरमाइन करी। और दूसरा हिस्सा हमने यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रही थी तो उसके अगेंस्ट में हमने क्या डिटरमाइन करा, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो ये दो ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए दो फर्दर वर्किंग आपको करनी पड़ी। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हम तीसरी टेक्निक पढ़ेंगे जिसके अंदर ये दोनों ड्रॉबैक ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएंगे, यानी कि हमें दो फर्दर वर्किंग ना करनी पड़ेगी और हम सीधे एक ही वर्किंग के अंदर यहाँ इवैल्यूएशन कर पाएंगे। थर्ड टेक्निक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, एनपीवी टेक्निक। आइए देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। अगर मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक की यहाँ पर बात करूं तो पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे, यानी कि हम डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए हमारे कैश फ्लोज को इवैल्यूएट करेंगे। एंड सेकंड, प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे, यानी कि हमें क्या फायदा मिल रहा है वो हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना होगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं यहाँ पर बिना वर्किंग करे अगर मैं उन दोनों ड्रॉबैक्स को एक साथ जोड़ दूं तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकाल रहे थे आप, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अब इसको डिस्काउंटेड के साथ में लेना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। यानी इनफ्लो की भी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है और जो आउटफ्लो है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और उसके बेसिस पर जो प्रॉफिटेबिलिटी यानी उनका नेट करने के बाद जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है उसे हम कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? आइए देखिए इसके फॉर्मूले आपके सामने। इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, बहुत ही शानदार मेथड है हमारा एनपीवी। सारी अप्रोचेस के अंदर सुपीरियर है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इट कंसिडर कैश फ्लोज फॉर होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। पहला ड्रॉबैक हमारा यहाँ रिकवर हो गया, क्या कि सारे कैश फ्लो कंसिडर करे जाएंगे। पेबैक पीरियड के अंदर आपके सारे कैश फ्लोज कंसिडर नहीं हो रहे थे, यहाँ हमारे सारे पूरी लाइफ के इनफैक्ट टर्मिनल कैश फ्लो भी, सैल्वेज वैल्यू, वर्किंग कैपिटल सबको कंसिडर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, it also take into accounts time value of money। हम पहले प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहे थे, अब हम यहाँ प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यू कहो, डिस्काउंटिंग कहो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहो, तीनों एक ही बात है। इनको कंसिडर करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर इवैल्यूएट करेंगे। क्लियर? आइए, बहुत ही आसान वर्किंग है। सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ कैश आउटफ्लो, बहुत बार कर चुके हैं बेटा। बताओ कैश आउटफ्लो में क्या क्या आता है, आप चाहें तो यहाँ डैश देकर के लिख लीजिए। कैश आउटफ्लो में कौन कौन सी चीजें हमारी शामिल होगी, कॉस्ट ऑफ असेट यानी फिक्स्ड असेट की कॉस्ट और दूसरा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड असेट की कॉस्ट को हम यहाँ पर लेंगे और दूसरा हमारे वर्किंग कैपिटल की वैल्यू को भी शामिल करेंगे। ठीक है? कॉस्ट ऑफ असेट का मतलब होता है उस असेट को पुट टू यूज करने तक के जो भी खर्चे हैं, अकाउंट्स में भी हम यही कहते हैं कि यूज करने तक के जो भी हमारे खर्चे हैं उनको हम कैपिटलाइज करते हैं। यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, मशीन को इंस्टॉल करके यूज करने तक जो भी उसमें खर्चा हुआ है वो सब हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो है या सिंपली कैश आउटफ्लोज है। क्लियर? उसकी वैल्यू को आप यहाँ पर ले लीजिए। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लो को हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है। अब आप मुझे बताओ इनफ्लो में क्या क्या आता है।
पढ़ चुके हैं बेटा अपन। ये कहाँ पढ़ा था इनफ्लो? अभी पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर अपन ने इनफ्लो देखा था। इनफ्लो में क्या क्या था? सारे CFAT का टोटल, सेल्वेज वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल। ये जो कैश इनफ्लोज हैं, इनको अगर आपको डिटरमाइन करना है तो इनके भी आप दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला एनुअल कैश फ्लो और दूसरा टर्मिनल कैश फ्लो। पहला कौन सा बेटा? एनुअल कैश फ्लो और दूसरा हमारा टर्मिनल कैश फ्लो। एनुअल कैश फ्लो मतलब हर साल बिजनेस ऑपरेट करके हमें क्या कैश फ्लो रियलाइज हो रहा है। एंड टर्मिनल कैश फ्लो का मतलब क्या है? टर्मिनल कहते हैं एंड को। जब प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है, तो उस समय क्या कैश फ्लो आपको मिलेगा? उस समय हमें एक तो सेल्वेज वैल्यू मिलेगी और जो भी वर्किंग कैपिटल हमारी इन्वेस्ट थी उसे हम यहाँ रिकवर कर लेंगे। तो कैश इनफ्लोस के अंदर हमारा क्या क्या आ गया? CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सेल्वेज वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल। आउटफ्लो में क्या क्या था? कॉस्ट ऑफ एसेट और वर्किंग कैपिटल। इनफ्लो में है आपका CFAT, सेल्वेज और वर्किंग कैपिटल। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इनकी आप प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। बताओ बेटा, प्रेजेंट वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू कहीं करी थी क्या आपने डिटरमाइन अभी? हाँ जी भैया, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड के अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। रिमाइंड करो, थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पर कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे बेटा अपन। सबसे पहले हम अमाउंट ले रहे थे, कैश फ्लोज या फिर और भी जो फ्यूचर ईयर के अमाउंट्स हैं उनको उनके PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यानी कैश फ्लो अमाउंट या सिंपली फ्यूचर अमाउंट इनटू PVF इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। नाउ इंपॉर्टेंट है, PVF कैसे निकाल रहे थे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेटर पर ही निकालना सीखा था अपन ने। वैसे फॉर्मूला होता है इसका 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r की पावर n। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r की पावर n, और उसे सिंपल कैलकुलेटर पर सॉल्व करना सीखा था आपने 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट r या 1 प्लस r इक्वल्स टू r क्या चीज है? r है हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कट ऑफ रेट, ये सब बेटा r के निकनेम है। आर कहो, रेट ऑफ रिटर्न कहो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहो, कट ऑफ रेट कहो, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहो, सब एक ही बात है। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? तो हम जो भी हमारे कैश फ्लोज आ रहे हैं, जो भी इनफ्लोज आ रहे हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमें कैश फ्लो को उसके ईयर के हिसाब से आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस ईयर की वॉर्थ और दूसरे ईयर की वॉर्थ यानी पहले साल की वैल्यू और पांचवें साल की वॉर्थ जो है, उनका PV फैक्टर जो है वो सेम नहीं होता। इसलिए हम हर एक ईयर की अलग अलग वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और उनको उनके रेस्पेक्टिव PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिए, 2 ईयर्स की वैल्यू को ऐसे सीधे नहीं जोड़ सकते। पहले साल का कैश फ्लो 1 लाख, दूसरे साल का 2 लाख, तो 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 लाख की वॉर्थ 1 लाख नहीं है, इसको पहले प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ेगा। ऐसे 2 लाख की जो वॉर्थ है वो 2 लाख नहीं है, उसको पहले प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ईयर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हमारे मनी की वॉर्थ चेंज होती जाती है। तो हम उन सबके ईयर्स के इंपैक्ट को रिमूव करने के लिए यहां पर उनकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। जहां आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो सब ईयर के इररिस्पेक्टिव प्रेजेंट में आज में उनकी वैल्यू निकल करके आ गई है। तो जब उनकी आज की वैल्यू आ गई है तो फिर हमें उनकी टाइमिंग वॉर्थ को हम सेम लेवल पर लेकर के आ गए। अब जाकर के उनका टोटल आप आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के अमाउंट को अगर डायरेक्टली ऐड करते हैं तो यू आर इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब हमने पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकाली थी तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करा था, वहां जोड़ दिए थे सीधे,
पर कह रहे थे कि ये वर्किंग सही नहीं है, इसलिए हमें तीसरी टेक्निक की जरूरत पड़ी। इसमें कुछ नया नहीं हो रहा, यहाँ पे भी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर रहे हैं, लेकिन उनके आगे एक चीज लगा दी हमने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। यानी ज्यादा एक्यूरेट वर्किंग, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सही वर्किंग ये है कि आप इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, आउटफ्लोज की भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। तो इनफ्लो में मैं कह रहा था कि हमारे CFAT आएंगे, जैसे 5 साल का प्रोजेक्ट है तो 1 2 3 4 5 अगेन 5, 2 बार 5 लिखूंगा मैं। 1 2 3 4 5 किस लिए लिख रहा हूं? CFAT के लिए। और एक और 5 क्यों लिख रहा हूं? सेल्वेज एंड वर्किंग कैपिटल के लिए। जब प्रोजेक्ट टर्मिनेट होगा, एंड होगा, तो क्लोजिंग में आपको ये वैल्यू और मिलेगी। क्लोजिंग ईयर में यानी कि 5वें साल में हमारे ये कैश फ्लोज और होंगे। अब इन कैश फ्लोज के लिए हम क्या करें? आप चाहें तो 2 बार 5 साल लिख दीजिए, या फिर 5वें साल का जो CFAT है उसमें ये और जोड़ दें, सेल्वेज वैल्यू और वर्किंग कैपिटल। मैं प्रेफर करता हूं बेटा आप अलग से लिखिए। क्लियर? कैश फ्लोज अलग और सेल्वेज और वर्किंग कैपिटल अलग, ताकि हमें हमेशा ध्यान रहे कि ये वैल्यू हमें और लेनी है। ठीक है? 5 सालों के अमाउंट लिखे, उनके रेस्पेक्टिव PV फैक्टर लिखे। अब यहाँ गलती क्या होती है? हम चल रहे होते हैं बेटा धुन में, हम जब कैलकुलेटर पर हाथ चलाते हैं तो ऐसे रम जाते हैं बेटा इक्वल्स टू दबाने में। भैया दोनों के ईयर 5 हैं, दोनों का PV फैक्टर सेम आएगा। 5वें साल का जो कैश फ्लो का PV फैक्टर है और 5वें साल के जो टर्मिनल कैश फ्लो का, भैया ईयर तो 5 ही है ना। आपकी कॉपी में एक लाइन बढ़ गई, इसका मतलब एक ईयर थोड़ी बढ़ गया यार। यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, ऐसे धुन में इक्वल्स टू दबाते हुए चलते हैं और फिर उसके PV फैक्टर 5वें साल की जगह 6ठे साल का PV फैक्टर लिख देते हैं। अरे भैया वो भी 5वें ईयर का कैश फ्लो है, उसको उसी PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5th ईयर का कैश फ्लो है तो उसे भी उसी PV फैक्टर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा? आसान है। तो यहाँ नया कुछ भी नहीं पढ़ा बेटा अपन ने, जो भी हमारे कैश फ्लोज थे उनको हम सीधे जोड़ रहे थे, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू के साथ में जोड़ा। ठीक है? नेक्स्ट, आउटफ्लोज। 99% केसेस में आउटफ्लो जो है वो आज ही होता है। अगर आउटफ्लो आज ही हो रहा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट में है। हम प्रेजेंट वैल्यू उन कैश फ्लो की निकालते हैं जो फ्यूचर ईयर के कैश फ्लो है। अब अगर आपका आउटफ्लो किसी फ्यूचर ईयर में हो रहा है तो उसकी भी आप प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम इनफ्लोज और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके उसे नेट करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी निकल करके आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ सबसे पहले आपने क्या करा? सारे कैश फ्लोज डिटरमाइन करें, आउटफ्लोज डिटरमाइन करें, इनफ्लो में CFAT डिटरमाइन करा, टर्मिनल कैश फ्लोज डिटरमाइन करें यानी सैल्वेज वैल्यू और वर्किंग कैपिटल। फिर इन सारे कैश फ्लोज की आपने प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करी। प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन होने के बाद आप इन्हें नेट कर दीजिए तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल करके आ जाएगी। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? आइए आगे बढ़ते हैं। डिसीजन रूल्स कैसे डिसाइड करें? इफ NPV इज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, यानी NPV अगर पॉजिटिव आती है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर NPV नेगेटिव आती है तो फिर हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर NPV 0 आती है तो कहने के लिए हम प्रोजेक्ट में इंडिफरेंट हैं, बट स्टिल आई विल से यू शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए अगर NPV 0 भी आ रही है? तो आइए एक छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसका मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं और आपके जो कैश फ्लोज मिल रहे थे, इनफ्लो जो मिल रहा था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आई 1,12,000। 1 लाख आपने इन्वेस्ट किए, 1,12,000 आपको यहां पर कैश फ्लो मिल रहा है। क्लियर? तो NPV हमारी आई 1,12,000 इनफ्लो माइनस 1 लाख आउटफ्लो, 12,000 रुपए पॉजिटिव NPV है।
अब जब आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी थी तो फॉर एग्जांपल वो 10% के हिसाब से करी थी। क्लियर? हमने जो प्रेजेंट वैल्यू इनकी डिटरमाइन करी थी वो 10% के हिसाब से करी थी, यानी कि इनफ्लोस की 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करने पर नेट प्रेजेंट वैल्यू 12,000 रुपए निकल करके आती है। ये 12,000 रुपए क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या शो कर रहा है हमें, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है बेटा? ये एनपीवी जो 12,000 रुपीज निकल करके आ रही है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है, आगे के कॉन्सेप्ट फ्रेम करने में भी काम आएगी। 12,000 रुपए जो एनपीवी है वो हमें ये शो करती है, सबसे पहले हमने जो 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था वो 1,00,000 रुपए की वसूली, रिकवरी हो गई है। नेक्स्ट, हमने 10% से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी है, यानी कि हम 10% का रिटर्न चाहते थे टाइमिंग के हिसाब से, तो वो 10% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा रिकवर हो गया है। यानी कॉस्ट ऑफ असेट 1,00,000 रुपए की वसूल हो गई है, 10% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% लग रही थी, तो वो 10% की रिकवरी यहां पर हमारी हो गई। इसके बावजूद हमारे पास 12,000 का सरप्लस मिल रहा है। 1,00,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ एसेट रिकवर हो गई, 10% की हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिकवर हो गई और 12,000 का सरप्लस मिल रहा है। ये सरप्लस जब तक मिलता रहेगा तब तक मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करता रहूंगा। ये सरप्लस नहीं मिलता है, डेफिशिएंसी आ जाती है, यानी कॉस्ट ऑफ असेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिकवर करने में डेफिशिएंसी आ रही है, नेगेटिव एनपीवी आ रही है, तो फिर भैया मेरी वसूली पूरी नहीं हो रही, मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये दोनों चीजें रिकवर हो जाती है, कॉस्ट ऑफ असेट और मेरा डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना रिटर्न मिल गया तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जितना रिटर्न चाहिए था उतना रिटर्न तो मिल गया। ऑल्दो इन डिफरेंट सिचुएशन है, बट फिर भी आप सरप्लस नहीं मिल रहा, बट जितना चाहिए था उतना तो मिल गया। आ रही है बात समझ में? क्लियर? जैसे अपने यहां पर पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो 50% मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स लाने, तो 50% और मोर पास, लेस देन 50% फेल। अब देखो वहां मैंने क्या करा, 50% एंड मोर, 50% और उससे ज्यादा, तो 50% को भी कवरेज ले लिया। ऐसे ही मैं यहां पे कहना चाहूंगा एनपीवी इज 0 एंड ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। सरप्लस नहीं मिल रहा, जितना चाहिए उतना रिटर्न तो मिल रहा है, हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑथर्स इन सिचुएशन को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम पॉजिटिव आ रहा है एक्सेप्ट करें, नेगेटिव आ रहा है रिजेक्ट करें, जीरो है इंडिफरेंट है आपके मन पड़े जो करो। क्लियर? आ रही है बात समझ में? आइए आज हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ में ही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम न्यूमेरिकल कवरेज आगे ले चुके हैं, वहां के जो एडवांटेज डिसएडवांटेज थे वो यहाँ पे हमारे सीधे सीधे कवर करते हुए चलेंगे, कोई बहुत नए पॉइंट्स नहीं आएंगे। देखिए पहला पॉइंट एडवांटेजेस के अंदर, इनकम ओवर द लाइफ ऑफ एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड, सारे कैश फ्लोज कंसिडर होते हैं। ये सारी अप्रोच का एडवांटेज है, सिवाय एक अप्रोच में ये डिसएडवांटेज है। पेबैक पीरियड में सारे कैश फ्लो कंसिडर नहीं होते, इसलिए वहां डिसएडवांटेज लिखने की वजह ही यहां सब जगह पर उसको एडवांटेज लिखते हैं। द मेथड टेक्स इनटू द अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। शुरू की जो दो अप्रोच पढ़ी है आपने, एआरआर और पेबैक पीरियड, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं हो रही, इसलिए हम उन्हें ट्रेडिशनल अप्रोच या नॉन डिस्काउंटेड अप्रोच कहते हैं। यहां से आगे जो भी पढ़ेंगे वो सब हमारे यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती हुई अप्रोच होगी, इसलिए हम उन्हें मॉडर्न अप्रोच कहेंगे। क्लियर? The method provides clear acceptance, so interpretation is easy. Positive accept, negative reject, खत्म। इंटरप्रिटेशन इतना सरल सा। पॉइंट नंबर 4,
When project involves different amount of investment, the method may not provide satisfactory answer. मेरे अंदाजे से ये डिसएडवांटेजेस के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन आपके मॉड्यूल के अंदर इसे एडवांटेज के अंदर लिख रखा है। वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक स्टेप आपको और आगे जाना पड़ता है, इसलिए मैं इसे डिसएडवांटेज में लिखता हूँ। एक बार फिर से पढ़ो। अगर दो प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिफरेंट है, एक प्रोजेक्ट में आप 10,000 रुपए लगा रहे हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। अब 10,000 वाला प्रोजेक्ट आपको लाखों में तो एनपीवी नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल 10,000 वाले प्रोजेक्ट की एनपीवी आएगी 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए। लेकिन जो 10 करोड़ वाला प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी कितनी आएगी? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 20 लाख, कितनी भी आ सकती है, यानी कि उसकी एनपीवी जनरली लाखों में होगी। आ रही है बात समझ? अरे 0 का फर्क तो आएगा ही सही ना। तो प्रोजेक्ट की साइज जो है, अब ये 10,000 वाला प्रोजेक्ट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 10,000 वाले प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया और वहां पर आपको एनपीवी मिल रही है 8,000 रुपए की। क्लियर? वहीं आपने यहाँ पर 10 करोड़ वाला प्रोजेक्ट लगाया और उसमें आपको एनपीवी मिल रही है 20,000 रुपए की। 10,000 वाले प्रोजेक्ट से आपको एनपीवी कितनी मिल रही है? 8,000। और 10 करोड़ वाले प्रोजेक्ट से आपको एनपीवी कितनी मिल रही है? 20,000। अगर हम डिसीजन दे तो भैया जहां एनपीवी ज्यादा है वो प्रोजेक्ट अच्छा है, भैया यहाँ पे 10 करोड़ भी तो लगाने पड़ रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो डिसीजन एनपीवी ने तो क्या दे दिया कि जहां एनपीवी ज्यादा है वो प्रोजेक्ट हमारा अच्छा है। ये डिसीजन गलत हो रहा है। आ रही बात समझ में? इसलिए कहा कि दिस मेथड में नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी आंसर। आगे पढ़ेंगे अपन कि अगर इस तरीके की सिचुएशंस होती है तो हम उसमें डिसीजन किस तरीके से हमें यहाँ पर लेना चाहिए। ये डिसएडवांटेजेस के अंदर आना चाहिए, बट आपके मॉड्यूल के अंदर ये एडवांटेजेस के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने उसके अंदर ऑल्टरेशन नहीं करे हैं। इन माय ओपिनियन इट इज डिसएडवांटेज। क्लियर? क्योंकि ये हमें गलत राह दिखा रहा है। लास्ट, this method consider the firm's objective of wealth maximization concept for the shareholder. आप एनपीवी बहुत ध्यान से सुनना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव देन इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइस विल बी। शेयर की प्राइस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, या इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो भैया जब एनपीवी पॉजिटिव आती है तो वो हमारे फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करती है, शेयर की मार्केट प्राइस को इंक्रीज करती है। सिंपल सा गणित है कि एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो यू हैव अटेन्ड सरप्लस, आपने सरप्लस कमाया है। तो ओवर एंड अबव आप एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा रहे हैं तो शेयर होल्डर का फेथ आपको मिलेगा, शेयर होल्डर का प्यार आपको मिलेगा, और उसकी वजह से आपके शेयर की प्राइस जो है वो यहाँ पर इंप्रूव होगी। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एनपीवी मेथड। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस बहुत आसान है और ये सिर्फ रीडिंग के पर्पज से है, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है। आइए सबसे पहला, as compared with the first two method, the present value method is certainly more difficult to understand and apply. It requires special skill for calculation. कैलकुलेटर की जरूरत 100% पड़ेगी। आप पेबैक पीरियड और ARR एक बार बिना कैलकुलेटर के लिए कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को यूज करके कर सकते हैं, लेकिन एनपीवी अप्रोच जो है वो बिना हमारे कैलकुलेटर के सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। वर्किंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर हम ऐसे सॉल्व करने लगेंगे तो स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सा यहाँ वर्किंग ज़्यादा रहेगी क्योंकि हर एक की प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू वाली वर्किंग बढ़ती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्लियर? रियल लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, उसका पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, आएंगे अभी तब डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट, एन एडिशनल डिफिकल्टी इन द अप्रोच इज एनकाउंटर्ड व्हेन द प्रोजेक्ट विद अनइक्वल लाइफ्स आर टू बी इवैल्यूएटेड। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 10,000 का प्रोजेक्ट और 10 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो भैया हमारे आंसर्स में इम्पैक्ट आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। ऐसे ही लाइफ, एक प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ है 3 साल, दूसरा प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ है 10 साल। एक प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल और दूसरे प्रोजेक्ट की लाइफ 10 साल,
तो ऑब्वियसली 10 साल वाला प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करके जाएगा जनरली, अगर अच्छे प्रोजेक्ट है तो। 3 साल वाला जो प्रोजेक्ट है वो आपको कम एनपीवी प्रोवाइड करके जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? तो अगर लाइफ अलग अलग होती है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग अलग होता है, तो इन ड्रॉबैक्स को दूर करना अपन यहाँ पर आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इनमें एक एक पॉइंट हमारा एड ऑन होता जाएगा, तो उससे हमारा इवैल्यूएशन प्रॉपर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल और अप्रोप्रिएट रेट ऑफ डिस्काउंट। आप जिसकी बेसिस पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बातें करते जा रहे हो, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करना रियल लाइफ में उतना आसान काम नहीं है। तो उसकी वर्किंग जो है वो इस अप्रोच को रियल लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। रियल लाइफ के अंदर हमारी वर्किंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं होने की वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ इस तरीके से अपन ने इस अप्रोच के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। क्लियर? डिसएडवांटेजेस के नाम पे कुछ ज़्यादा विशेष नहीं आया, सिर्फ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वर्किंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लाइफ कंसिडर नहीं हो रही है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर वर्किंग करते हैं। क्लियर? आइए इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।